ये मुआहिदा हुआ, फिर मिनी बजट आने की हुकूमत तैयारी कर रही है, नए टैक्सेस मुख्तलिफ अशिया पर, फिर सऊदी अरब से इमदाद मिल रही है। ये मुल्क की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी देख रहे हैं आप? देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आज जो हमारे बेशतर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इम्पोर्टेंट, वो 2018 से ज़्यादा ख़राब हैं जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे। और इसकी बुनियादी वजह यह है हुकूमत और स्टेट बैंक की अशराफिया को, टैक्स चोरी करने वालों को, कौमी दौलत लूटने वालों को नवाजना है। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि मुल्की वसाइल बढ़ाने के बजाय गैर मुल्की इमदाद और गैर मुल्की कर्जों और रेमिटेंसेस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) जो एनआरओ है उस पर इन्हिसार किया जा रहा है। जहां तक आईएमएफ के प्रोग्राम का ताल्लुक है, जिस तरह ये हुआ है, ये इंतहाई पुरअसरार है, मिस्टीरियस है, नाकाबिल फहम है। जो आपने बताया कि अभी 900 अरब का पैकेज लाने की तैयारी ये कर रहे हैं जी। तो उसमें तो पहली चीज तो ये है कि ये 20 महीने तक किस चीज का इन्होंने इंतजार किया था। शरह सूद को कम रख के जो मईशत को तबाह किया गया और ताकतवर तबकों को नवाजा, सबसे बड़ा जुर्म तो ये है जिसका कोई दिफा मुमकिन नहीं है। दूसरे कि तरीन साहब जब आए थे तो ये जून में मुज़ाकरात होने थे। मेरे हिसाब से मैं साबित कर सकता हूँ कि ये 4 दिन में मुज़ाकरात मुकम्मल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको मुलतवी कराया नवंबर अक्टूबर तक और फिर कई हफ्ते लिए उसको टकराने में। हालांकि चंद दिन से ज्यादा का ये काम नहीं था। मगर इसकी तफसील बताने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर हुकूमत जो इन्होंने टैक्स एमनेस्टी दी थी 2019 में, जिसमें यह कानून बनाया गया था कि जो मुल्क के अंदर असासे हैं चोरी के पैसे से बनाए हुए, जिसकी तफसीलात हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि उसको हम उन पर क्रैक डाउन करेंगे, क्योंकि कानून मौजूद है, तफसीलात मौजूद हैं, आप उसको ले सकते हैं, तो 900 अरब रुपया मिल सकता था। यानी आईएमएफ का प्रोग्राम भी बहाल हो सकता था। और ये जो हम पैकेज आ रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएं, पेट्रोलियम लेवी और भत्ता लगाए जाए, बिजली के दर बढ़ाए जाएं, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो अब कौम को ये फैसला करना है कि आया चंद लाख वो लोग जिन्होंने चोरी से असासे इकट्ठे किए हैं, उनसे कानून के तहत पैसा रिकवर करने के बजाय जो कानून मौजूद है उस कानून से इनहराफ करके 22 करोड़ आवाम को कुचलना है, मईशत को दाव पे लगाना है और बेतहाशा कर्जे बढ़ाने। ये वो बुनियादी सवाल है नंबर 1। नंबर 2 ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कौन सी शराइत तय की है कि इतने हफ्तों में। पहला ये है कि जो उन्होंने कहा 375 अरब रुपया आप पेट्रोलियम लेवी लगाएं। अब मैं आपको बताऊं, हमारा जो बजट मंजूर हुआ उसमें 610 अरब रुपया रखे थे आपने पेट्रोलियम लेवी पर। तो आईएमएफ का कहना था भाई ये तो 50 अरब रुपए बनते हैं, 7 महीने का आपका प्रोग्राम अभी रहता है, तो जो आपका बजट है 350 अरब रुपए ले लें। तो उसमें हम क्या बहस कर रहे थे उनसे, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि जी आप ये सब्सिडीज विड्रॉ करें और 300 अरब का जो है टैक्सेस लगा दें। तो आप इनकम टैक्स लगाते हैं जिनकी ज्यादा दौलत है, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, यानी 5000 अरब रुपया इनकम टैक्स चोरी हो रहा है और हम जीएसटी और पेट्रोलियम लेवी और अवाम पे टैक्स लगा रहे हैं। तो आपने कहा जी ताकतवर तबकों पे तो हम टैक्स नहीं ले सकते, इनकम टैक्स नहीं ले सकते। तो उनका फिर आप क्या मुल्क है आप जाने, उनका जी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दो। फिर कहा जी तरक्याती अखराजात में आप 200 अरब की कटौती कर दें, और क्या रास्ता है, कहना जी आप शाहाना अखराजात कम करें, कहते वो तो नहीं कर सकते, तो फिर तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें। फिर आखिरी बात जो रही थी वो ये थी कि जनाब ये जो बिजली का बिल है इसमें मसला ये आ रहा है कि जो पिछले 5 वर्षों में सर्कुलर डेट बढ़ा था उससे ज्यादा इन्होंने 3 वर्षों में बढ़ा दिया। तो आप इस्लाहात नहीं करना चाहते तो बिजली की नर्ख बढ़ा दो। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात में एक बात जरूर मैं ऐड करना चाहूंगी, वज़ीर आज़म तो हमेशा यही कहते हैं कि हमने अपने खर्चे कम किए। अभी फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि गैस का बहरान है मुल्क में, तो लोग बिजली की तरफ आएँ, बिजली के नर्ख भी हम कम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं। तो ये बता कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ रही है हुकूमत। वो उसकी वजह यह है कि देखिए जब एक्सपेंडिचर जो है वो तो रिकॉर्ड पर मौजूद है, कुछ खुफिया तो नहीं है। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है उसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो है सियासत। तो वो मौका ही नहीं मिलता कि आप हमको ये बताएं कि जी 18 में कितने गैर तरक्याती अखराजात थे, काबीना की साइज कितना है, क्या अय्याशियाँ हो रही हैं, तो हमको बता नहीं सकते। लेकिन टोटल अखराजात आप देखें तो बढ़ गए। मगर मैं जो बात करने वाला था कि ये जो आपने मुआहदे किए हैं जिसमें आपने जो है जून से नवंबर ले आए और सस्ते शरह सूद पे आप कर्जे दे के मईशत को तबाह किया, तो इसमें आपने कौन से मुज़ाकरात किए? वो तो सारे तयशुदा थे। हल सिर्फ एक ही था, मुज़ाकरात का हल नहीं था। उनसे कहते हम ये 900 अरब की शराइत आपकी मानते हैं, हम ये जो जिन्होंने असासे चोरी के पाकिस्तान के अंदर बनाए हैं,
जिसके वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था मैं क्रैक डाउन करूंगा और कानून मौजूद है, उसमें किसी कोर्ट की जरूरत इजाजत नहीं थी, वो आप नहीं करना चाहते, चंद लाख लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, उसके लिए आपने 20 महीने तक इस प्रोग्राम को सस्पेंड रखा। तो ये है सबसे बड़ी चीज। आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब से जो है इमदाद का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 4% शरह सूद के ऊपर है, 1 साल के लिए दिया गया है, और उन्होंने कहा किसी वक्त भी हम 72 घंटे के नोटिस पर इससे आपको वापस ले सकते हैं अगर आपने कोई गड़बड़ किसी और मुल्क के साथ। तो सर फिर हम इस पे इन्हिसार कैसे कर रहे हैं? जी, फिर हम इस पे इन्हिसार क्यों कर रहे हैं? इन्हिसार इसलिए कर रहे हैं कि आपने कर्जे और इमदाद पे मुल्क चला रहे हैं। आप ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेना चाहते, आप जो कौमी बचतें बढ़ाना नहीं चाहते, आप मुल्क को सरमायाकारी करने के बजाय फ्लाइट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि ब्राज़र इस्लामी मुल्क सऊदी अरब जौहरी ताकत पाकिस्तान को, जो इस्लामी दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है आबादी के लिहाज से, ये कह रहा है कि आपने अगर ये $3 अरब में किसी मुल्क से भी कोई डिफॉल्ट किया तो हम 72 घंटे में आपसे निकाल लेंगे। यही सऊदी अरब ने नवाज शरीफ के ज़माने में, मैं नवाज शरीफ का कोई फैन नहीं हूँ, $1.5 अरब की नकद इमदाद दी थी और ये कहा था ये पैसा वापस मत करें, सूद नहीं होगा। अब $3 अरब 4% सूद पर, और वो कह रहे हैं जी हम वापस ले लेंगे। हमें कितना जलील हो रहे हैं, हमें किसी को एहसास नहीं है। जो ओमिक्रॉन जी जी डॉक्टर शाहिद साहब जी सर बोलिएगा। जी मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि अब भी वक्त है, अगर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, जो इमरान खान साहब ने वायदा किया था 100 दिन के अंदर, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं तवानाई के शोबे में इस्लाहात करूंगा और उन वजूहात को दूर करूंगा जिनकी वजह से GST जो है गर्दिशी कर्जा पैदा होता है। तो क्या होगा मैं आपको बता दूं, हमारा अफराद ज़र आ जाएगा 4% के ऊपर, हमारी शरह नमू जो 4 साल में 2.5% है, ये हो जाएगी 7% पर, और 6 महीने के बाद हम IMF को कह सकते हैं कि खुदा हाफिज, आइंदा आपकी जरूरत नहीं है। अब कौन को ये फैसला करना है कि जो वायदे उन्होंने 10 किए थे इलेक्शन से पहले, मैं उनमें से 2 का कहता हूँ आप अमल कर लें। एक 100 दिन के अंदर करना था, तो मैं ये जमानत देता हूँ कि IMF का वीजा हम कैंसिल कर देंगे, उनका प्रोग्राम खत्म कर देंगे, मईशत को टैक्सों की इस्लाह कर लेंगे। इस वक्त 5,300 अरब रुपया हम मालदार तबकों से इनकम टैक्स नहीं ले रहे, 5,300 अरब सालाना, और इसका बोझ मईशत और कर्जों पे डाल लें, GST पे डाल लें, पेट्रोलियम डेयरी का भत्ता ले रहे हैं। तो ये जो जालिमाना पॉलिसी है, ये बार बार क्यों कहा जाता है? शौकत तरीन साहब भी ये बात कहते हैं, वज़ीर आज़म भी ये बात कहते हैं, वफाकी वुज़रा भी ये बात कहते हैं कि हमें अशराफिया को टैक्स नेट में लाना है, हम उनको ला रहे हैं, वो बड़े लोग जो टैक्स नहीं देते थे, लेकिन उसके बावजूद वो टैक्स नेट में नहीं हैं। ये असल कहानी क्यों नहीं बताते आवाम को? नहीं, मैं आपको बताऊं, असल कहानी वो नहीं बताएंगे, हमें बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि टैक्स GDP का तनासुब 2018 में, जब ये कहते थे हुकूमत पर एतमाद नहीं था, टैक्स नहीं देते, उससे गिर गया है। यानी टैक्सों कई सौ अरब के टैक्स लगाने के बाद 2018 के मुकाबले में हमारा तनासुब गिर गया है। मगर मैं एक और आपको बात बताने वाला हूँ, ये बहुत हो गए, 2 जुमले लगेंगे। जो हमने इस हुकूमत ने, रजा बाकर साहब ने, स्टेट बैंक साबिक वजीर खजाना ने जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल पार्लियामेंट को दे दिया था, वो IMF को दे दिया था, उसकी शिकायत आइन के खिलाफ है कुछ, तो वो किसने मंजूरी दी थी? अकेला वो तो नहीं कर सकते। क्या काबीना की मंजूरी नहीं थी? क्या वजारत कानून ने नहीं देखा था? आज आप ये कह रहे हैं कि हमने जो IMF को कहा था कि ये बिल हम मंजूर करेंगे, उसकी शिकायत आइन के खिलाफ है। तो वो तो उसमें तो गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, वजीर खजाना भी थे और काबीना भी थी। तो वो आपने क्यों दिया था? और क्या वो बाकी तब्दील हो गया? अब से कुछ जब ये पार्लियामेंट में आना था तो पार्लियामेंट के बाद ज़मीर अरकान PTI के और इत्तेहादी, उन्होंने कहा जी ये तो नहीं पास हो सकता, ये तो पाकिस्तान की हम सलामती को गिरवी में रख रहे हैं, खुद मुख्तारी को गिरवी में रख रहे हैं। अब ये कोई नहीं पूछ रहा कि जी वो जो कानून के खिलाफ शिकायत थी वो किसने रखी थी, उसका क्या हिसाब क्या हो, और उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। और हमने IMF को यकीन दिला दिया है कि हम ये पास करा लेंगे जल्दी, ताकि उससे दिसंबर में हम ये पास करा लेंगे। अब ये जो बाज़मीर लोग थे पार्लियामेंटेरियन, जिन्होंने चंद हफ्ते पहले ये कहा था कि हम ये नहीं मंजूर होने देंगे, तहरीक इंसाफ के भी थे उसमें और इनके इत्तेहादी भी थे, अब उनके ज़मीर का इम्तहान है, अब ये जमहूरियत का इम्तहान है कि वो बिल जो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है, और जिसको कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मेरा स्टेट बैंक मेरी खुद मुख्तारी की अलामत होगा मेरे मुल्क की। और इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक पुराने ये कहते थे कि हम IMF के सामने खुद मुख्तार नहीं है, उनका हुक्म चलता है। अब आप उसको मजीद दे रहे हैं, तो एक तरफ तो आवाम को चल रहे हैं, मईशत को तबाह कर रहे हैं, और दुनिया में कश्कोल लेके घूमते हैं, मईशत तबाह कर दी, 18 से नीचे चली गई, और ये बिल भी आ गया। तो इन सब चीज़ों का ये जो 20 महीने तक IMF का प्रोग्राम इन्होंने दानिस्ता सस्पेंड रखा, ये शौकत तरीन साहब ने जो 4.5-5 महीने घुमाए ताकि सस्ते कर्जे लोगों को मिलते रहें,
क्योंकि IMF के पास जाने से पहले 1.5% इनको बढ़ाना पड़ा। IMF मानता ही इनको 20 महीने पहले कि आप सारे डिस्काउंट रेट को कम करके सस्ते कर्जे देके इंपोर्ट बेतहाशा करके रुपए की कदर को 23 रुपए गिरा दे 5 महीने के अंदर। ये जो तमाशा हुआ इसका कोई एहतसाब करेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।